Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's lecture again we are discussing and again forwarding on those concepts which we have built on topic of logarithms. So how to use it, logarithms, and how to use it in questions of inequality, that is what we are going to discuss today. Moreover, we also have some other problems from log as well. So start with those questions at first. Next start करते हैं हम साइन ऑफ लॉगरिथम. मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिख रखा है हमने इस तरीके का log b टू द बेस a, तो ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इस सब के बारे में बात करनी है हमें. ठीक है, तो अब आप देखो, मतलब यहां पे कोई खास बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इस चीज को इंडिसेस के टर्म्स में, मतलब पावर्स के टर्म्स में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है, अब बस उसी को लॉग के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है या स्टेटमेंट देनी है. तो अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा पहला केस मैं लेता हूं. ठीक है, केस 1, जब मेरा a और b, ठीक है, a और b दोनों ही 1 के रिस्पेक्ट में बड़े हैं. ध्यान दीजिएगा, यहां 1 के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है, 0 के रिस्पेक्ट में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है. वो तो डिफाइन होंगे ही, डिफाइन अगर होंगे तभी तो हम उनके साइन वगैरह की बात करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. इसकी बात तो हम बाद में करते हैं, पहले तो उनको डिफाइन तो होना ही चाहिए. तो इसका मतलब b पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, ये सारी बातें हम मान के चल रहे हैं. a हमारा नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी हम मान के चल रहे हैं. अगर ये तीनों बातें सही हैं तो हम आगे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. मतलब ये हमने पहले ही बोल दिया कि इफ दिस इज डिफाइंड, मतलब ये टर्म पहले से डिफाइंड है, मतलब एग्जिस्ट करती है. a और b कुछ इसी तरीके के हैं जिससे लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो केस 1 लिया हमने कि a हमारा 1 से बड़ा है और b हमारा 1 से बड़ा है. आप बताइए रिजल्ट कैसा आएगा. अगर a 1 से बड़ा है और b भी 1 से बड़ा है तो रिजल्ट किस तरीके का आएगा. तो आप खुद से समझो. जैसे मान लो आप बात करो, log यहां पे ले लिया आपने 3/2, है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस तरीके का होगा. इसी आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 की पावर आप x लोगे, है ना, इसको x मान लिया मैंने, तो आप ऐसे कहोगे ना कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3. तो x आपको कैसा दिख रहा है, x आपको दिख रहा है कि भाई x मेरा पॉजिटिव तो रहेगा ही. ये बात ठीक है क्या. अच्छा, फिर आपने कहा कि 2 और यहां पे ले लिया मैंने 1/3, या 1/3 नहीं लेते हैं अभी, अपन 1.5 की बात कर लेते हैं, 3/2 जैसे. हाँ, log 2 3/2. तो अब इसको मान लिया मैंने x. ये कैसा होगा, यहाँ पे मेरा कंक्लूजन ऑलरेडी आ चुका है कि x मेरा कैसा है, पॉजिटिव है. नेक्स्ट मैं इसको लेकर के चलता हूं. इसके अकॉर्डिंग 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2 होगा. अब 2x अगर मेरा 3/2 के बराबर है तो आप बताओ x कैसा होगा. सोचो, 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है ना, और ये 1 से तो बड़ा ही है ना. तो अगर ये 1 से बड़ा ही लिखा हुआ है तो x को 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा. इसका मतलब अभी भी x कैसा है, पॉजिटिव. ठीक है, इसी बात को हम कह रहे हैं थ्रू आउट कि जैसे अगर मान लीजिए कि log b बेस a इज इक्वल टू मैं x मानता हूं और मैंने लिखा a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है. अब मैंने कहा यहां क्वांटिटी जो थी वो 1 से बड़ी थी, ये 1 कुछ b जो था वो 1 से बड़ा था, b वॉज ग्रेटर देन 1. a की बात करें, a कुछ था 1 से बड़ा, 2, 3, 4, 2.5, 1.3 कुछ भी था. अब जब 1.3 भी होगा, मान लिया थोड़ी देर के लिए a 1.3 है, उसकी पावर में जब 0 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1. यहां पे 1 से बड़ी है b, इसका मतलब क्या होगा कि x को कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए. और अपन इसीलिए कहते हैं कि जब a 1 से बड़ा है, b 1 से बड़ा है, तो उस समय log का साइन, मतलब log b टू द बेस a कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने ये दो एग्जांपल्स ले लिया और फिर उसी को लॉजिकली ट्राई किया प्रूफ करने का. कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई सा भी बेस लेते हैं और उसकी पावर में 0 लगाएंगे, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a ग्रेटर देन 1 ही ले रहे हैं, उसकी पावर में 0 लगाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा. लेकिन जब हम 1 से बड़ी रिजल्ट चाहते हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x को 0 से बड़ा रखना पड़ेगा और रिजल्ट इसीलिए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. वहीं पे आप देखिए कि अगर मैं केस 2 लेता हूं, अब इस बार मेरा a और b दोनों को मैं अलग अलग टाइप से लेने का ट्राई करता हूं, या फिर पहले यही देख लेते हैं.
अगर हमारा ए और बी दोनों ही 1 से छोटा है, नेक्स्ट केस ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर ए और बी दोनों 1 से छोटे हैं तो कैसा होगा, तो आप इसमें देखिए, जब आप जैसे मान लीजिए बेस लेते हो आप 1/2 रेज टू पावर 3, है ना, तो ये रिजल्ट कितना देता है, 1/8 दे देता है। आप देखो जैसे जैसे ये पावर बढ़ाते हो आप, वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है ना। बेस को फिक्स रखा, पावर को बढ़ाते गए तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। आप इससे ये समझ सकते हो क्या कि 1/2 की पावर 0 बड़ा था, है ना, 0 जब लगाया तो वैल्यू बड़ी आई, 3 लगाया तो वैल्यू छोटी आ गई, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पावर्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसी बेसिस पे अगर हम कहें तो अब इसको फिर से समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने log 1/2 यहां रखा, 1/3 यहां रखा, दोनों 1 से छोटे हैं। तो अब आप समझो कि 1/2 की, अब इसको मैं x लेता हूं, है ना, तो 1/2 की पावर x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3 आएगा, है ना। 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। अब आप समझिए कि 1/2 की पावर में 0 होता तो रिजल्ट कितना मिलता, 1 मिलता ना। हमें क्या चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए, ध्यान देना, छोटी वैल्यू चाहिए, तो हमें x को क्या करना पड़ेगा, इस बार बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां 1/2 था जो कि 1 से छोटा है। जब इस तरीके के बेस हम ले रहे हैं तो जैसे जैसे पावर हम इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे हम पावर को बढ़ा रहे हैं वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब 1/2 की पावर x, जब x की जगह 0 था तो हमें रिजल्ट मिलता कितना, 1 के बराबर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें और ज्यादा x को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये छोटी वैल्यू की ओर जाएगा। भाई 1/2 की पावर 0 क्या था, 1 के बराबर था, तो x को 0 से तो बड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो ये 1 से घट करके 1/3 बन पाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि यहां पे भी x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप इसी चीज को कह लीजिए अगर इस तरीके से कुछ कि log x, है ना, बल्कि log b बेस a लिख रहे थे हम, इज इक्वल टू x, है ना, a की पावर x इज इक्वल टू b, ये होता। अब आप देखिए b खुद कैसा है, ये 1 से छोटा है ना, b हमारा 1 से छोटा है, और a हमारा कैसा है, a भी 1 से छोटा है। इस तरीके के केसेस में x अगर 0 होगा तो यहां पे रिजल्ट कितना आता, 1 आता। हमें रिजल्ट कैसा चाहिए, 1 से छोटा चाहिए, 1 से छोटा चाहिए, इसका मतलब x को भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। x को हमें 0 से बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी, और इसलिए इस केस में कहूं तो इस केस में भी हमारा log b टू द बेस a कैसा आता है, ये पॉजिटिव ही रहता है। ये उसके एग्जांपल्स हो गए। मेन ये बात हुई कि जब a और b दोनों अगर 1 से बड़े हैं, मतलब बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से बड़े हैं, तो रिजल्ट कैसा था, पॉजिटिव, और दोनों 1 से छोटे हैं तो भी रिजल्ट कैसा था, पॉजिटिव था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, केस 3 लेते हैं। केस 3 में आपने मान लीजिए ऐसा कहा कि a हमारा 1 से बड़ा है एंड b लेस देन 1 है, ठीक है। a हमारा 1 से बड़ा है और b हमारा 1 से छोटा है। ऐसे केस में क्या होगा, अब यहां पे देखिए आपने इसकी बात करनी है तो मैं यहां पे काम करता हूं, यहां 2 रख लेता हूं, ठीक है, और b मेरा 1 से छोटा था, मतलब 1/2 ले लेता हूं, ऐसे ही मान लिया, है ना। तो अब देखिए ऐसे केस में आप डायरेक्टली समझ सकते हो ना कि यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, log, इस एग्जांपल में रिजल्ट क्या आ रहा है, log 1/2 बेस 2, इस एग्जांपल का रिजल्ट कितना आएगा, -1 आएगा, जो कि ऑफ कोर्स कैसा है, नेगेटिव है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भाई 2 की मान लो हम log 2, और बल्कि ऐसे ही लेते हैं log b बेस a इज इक्वल टू x लेते हैं, है ना। a की पावर x कितना होता है, b के बराबर होता है, ये बात ठीक थी। अब हमने कहा कि b मेरा कैसा है, 1 से छोटा है, और a मेरा कैसा है, 1 से बड़ा है। a जब 1 से बड़ा होता है, जैसे इस केस में था, a हमारा 1 से बड़ा था, तो हम जैसे जैसे पावर्स बढ़ा रहे थे, बेस जब हमारा 1 से बड़ा होता है तो जैसे जैसे हम पावर्स बढ़ाते हैं हमारे पास वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे तो वही केस है, और जब हम x को 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यहां पे हमें कैसी वैल्यू चाहिए, 1 से छोटी, तो 1 से छोटी वैल्यू लाने के लिए हमें x को भी तो छोटा रखना पड़ेगा 0 से। जैसे जैसे हम x को बढ़ाते हैं वैल्यू क्या होती है b की, अगर हम कहें कि जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, x बढ़ाने पे b भी इंक्रीज करता है। 0 रखने पे कितना आता है, जब x को 0 रखते हो तो यहाँ 1 आता है,
हमें कैसा चाहिए 1 से छोटा, इसका मतलब x को क्या करना पड़ेगा 0 से छोटा, और इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि x कैसा होगा लेस देन 0 होगा। और यहीं से हमारी ये भी थ्योरी आ गई कि इस केस में log b टू द बेस a इज नेगेटिव। और उल्टे केस में भी, मतलब केस 4 आप ले लीजिए, जबकि a हमारा लेस देन 1 और b हमारा ग्रेटर देन होगा, तो आप खुद से इस बात को भी एनालाइज कर सकते हो। यहां पे क्या होता है लेस देन 1 वाले केस में, मतलब ये वाला केसेस, ऐसे केसेस, यहां पे क्या होता है जैसे जैसे हम बेस को घटाते हैं, जैसे जैसे हम बेस हमारा 1 से चूंकि छोटा है, तो पावर्स को जैसे जैसे हम घटाते हैं वैसे वैसे वैल्यूज क्या होती हैं इंक्रीज करती हैं। अब आप देखिए यहां पे log x बेस a या log b बेस a, सॉरी यार, इज इक्वल टू x, तो a रेज टू पावर x क्या होता है b के बराबर होता है। अब हमने कहा कि यहां पे तो ये, अब ये देखो लेस देन 1 था और यहां पे कैसा था ग्रेटर देन 1 था। अब आप देखो कि जब हम यहां 0 रखते तो रिजल्ट क्या मिलता 1 मिलता। तो चूंकि हमारा बेस 1 से छोटा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर 1 से बड़ा रिजल्ट इधर चाहिए, है ना, 0 रखते तो 1 मिलता, हमें चाहिए कैसा 1 से बड़ा रिजल्ट चाहिए। अगर हमें 1 से बड़ा रिजल्ट चाहिए तो हमें x को डिक्रीज करना पड़ेगा ना, तो x को जब हम डिक्रीज करेंगे तो x डिक्रीज करने पे हमारा मतलब क्या हुआ कि यहां log b बेस a कैसा होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या है ओवरऑल अगर मैं चारों पॉइंट्स को समराइज करूं चारों केसेस को, तो जब हमारा a और b मतलब आर्गुमेंट और बेस दोनों जब मेरे 1 से बड़े या 1 से छोटे होंगे तो रिजल्ट मुझे कैसा मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। और अगर कोई एक 1 से बड़ा है दूसरा 1 से छोटा है तो ऐसे केस में रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। बस इतनी बात आपको समझनी थी, याद रखनी है, ठीक है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजें हमने एक बार को अप्लाई की हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर आपको फिर भी दिक्कत महसूस हो रही है तो एक बार पावर्स के एंगल से यहां पे सोचने का ट्राई कीजिए कि हम जब बेस को हाफ मतलब 1 से छोटा रखते हैं तो पावर्स इंक्रीज करने पे क्या होता है वैल्यूज डिक्रीज करती हैं, और जैसे जैसे हम पावर्स घटाते हैं वैल्यूज क्या होती हैं इंक्रीज करती हैं। तो बस यही पॉइंट आपको अगर समझ में आ जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आई है तो प्लीज आप एक बार इसको रिवाइंड करके आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ये वाला टॉपिक, ठीक है। लॉग में एक टर्म्स और भी है हमारी, ये भी टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज्यादा आपको यूज तो कम ही आएगी, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए। लेकिन इसको पढ़ने के लिए जो टॉपिक हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, ऑल्दो हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में बाद में, लेकिन जो इसके लिए हेल्पफुल रहेगा आर्टिकल या फिर टॉपिक कह लीजिए, वो अभी हम थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन पार्ट देने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बार आप अगर हम कहें जेई वगैरह के क्वेश्चंस देखेंगे तो हर बार उसमें दिखता ही रहता है कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट। तो हम बेसिकली बात क्या करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा की, और उसके लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का। तो सबसे पहले हम यही समझने का कोशिश करते हैं कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा को थोड़ी देर भूल करके कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होते हैं। डेफिनेशन नोटेशन बस इतना ही अभी हमें समझना है, ठीक है, कि क्या होता है, उससे क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो बाद की बात होती है। तो अभी हम पहले समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, इसको अगर हम कहें इसको GIF भी बोला जाता है, ठीक है। ये मोबाइल पे भी देखे होगे GIF, वो दूसरा होता है, ठीक है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस वगैरह रहते हैं, वो अलग चीज होती है। यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये GIF और व्हाट्सएप वाला GIF दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का जो नोटेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ठीक है। तो ये उसका नोटेशन है, 2 बड़े ब्रैकेट्स। अब आप कहेंगे कि ऐसा ही तो हमारा क्लोज्ड इंटरवल भी था, लेकिन उसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता था, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 2 टर्म्स होती थी, है ना। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल के अंदर सिंगल टर्म रहेगी। पहले क्या होता था क्लोज्ड इंटरवल में कि ये ब्रैकेट लगाते थे और बीच में क्या लिखते थे A, B, उसका मतलब होता था A से B तक की सारी चीजें। अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं क्लोज इंटरवल के अंदर सिर्फ x लिखा हुआ हो या फिर x की जगह कुछ भी लिखा हुआ हो, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है बात। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखिए कि अगर आप जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है ना, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। कोई नंबर लाइन पे हमने कोई पॉइंट मार्क किया, ठीक है, नंबर लाइन पे ये x को कहीं मार्क कर दिया मैंने, मान लीजिए ये x रहा मेरा।
तो x का जैसा लिखा जा रहा है उसी तरीके की बात है। x में इंटीजर पार्ट क्या इन्वॉल्व है, x में कौन सा इंटीजर इन्वॉल्व हो रहा है, x में कौन सा इंटीजर इन्वॉल्व हो रहा है, यही चीज हमें पूछी जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये x है, अगर मैं कहूं कि x मेरा थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये 4.2 है ना, तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन देखिए 4.2 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, 4.2 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है उसको आप बोल दीजिए कि यही मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा। कब ये बात की जा रही है, जब आपका ये टर्म जो है वो डेसिमल का हो, वो खुद ही इंटीजर ना हो, है ना। ये 4.2 ये हमने लिया है, ये कैसा है टर्म, एक नॉन इंटीजर टर्म है, डेसिमल टर्म है, डेसिमल भी हो सकता था, यहाँ पे हम फ्रैक्शनल भी ले सकते थे, यहाँ पे हम इर्रेशनल भी ले सकते थे। आपको क्या करना है, 4.2 के जस्ट पहले देखना है कि 4.2 के ठीक पहले कौन सा इंटीजर आया होगा। तो 4.2 के ठीक पहले कौन सा इंटीजर आएगा, आप खुद से बताओ। नंबर लाइन देखो, स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले नंबर लाइन पे आप पॉइंट मार्क कर लो और देखो उसके लेफ्ट में कि कौन सा इंटीजर आ रहा है। तो 4.2 के जस्ट लेफ्ट में आप देखोगे तो कौन सा इंटीजर आता है, 4, है ना। तो यही बस इसका आंसर हो गया कि इंटीजर पार्ट ऑफ 4.2 इज इक्वल टू 4, बस कुछ भी नहीं दिक्कत है। इसी तरीके से आप देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि पाई, यहां पाई था, पाई का इंटीजर पार्ट क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, पाई से लेफ्ट में जाएंगे। पाई किसके किसके बीच लाई करता है, 3 और 4 के बीच लाई करता है। तो पाई के जस्ट पहले इंटीजर कौन सा दिखा आपको, 3 दिखा, इसका मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ पाई कितना होगा, 3 के बराबर होगा। इसी तरीके से आप देखो पाई स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। पाई स्क्वायर का इंटीजर पार्ट निकालना है मान लीजिए, तो आप बताइए पाई स्क्वायर कितना होता है, अप्रॉक्स वैल्यू कुछ पता है क्या। पाई स्क्वायर की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 9.86 के अराउंड, ठीक है। तो पाई स्क्वायर अराउंड 9.86 है, इसका मतलब कि ये वैल्यू कहां पे लाई करती है, 9 और 10 के बीच में लाई करती है। तो पाई स्क्वायर के इंटीजर पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम यहां से लेफ्ट में देखना शुरू करेंगे। तो पाई स्क्वायर का इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर का इंटीजर पार्ट यहां से आ गया आपका 9 के बराबर। तो ये हमारा इस पार्ट के लिए हो गया। अब इस ये जितने भी केसेस मैंने लिए हैं वो कैसे केसेस लिए हैं, डेसिमल्स था, है ना। मतलब अगर मान लीजिए मैं एक अलग से केस लेता हूं, आपको मान लीजिए मैंने दे दिया कि इंटीजर पार्ट ऑफ 5 चाहिए, तो 5 का इंटीजर पार्ट तो 5 ही होगा ना। 5 में कौन सा इंटीजर इन्वॉल्व है, 5 ही इन्वॉल्व है। तो अभी तक हम क्या कह रहे थे, आप नंबर लाइन पे इसको मेंशन कीजिए और उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर देख लीजिए। लेकिन जब हम इंटीजर का ही इंटीजर पार्ट निकालने जाएंगे तो वैल्यू खुद ही हो जाएगी, उसमें क्या ही इंटीजर पार्ट देखना है आपको। भाई 5 में इंटीजर पार्ट क्या है, 5 है, यही बात तो कही जा रही है ना। 5 में इंटीजर पार्ट क्या है, 5 के बराबर है। तो हमने क्या कहा कि जब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग इस तरीके का निकालना हो जो कि खुद इंटीजर नहीं है, तब तो क्या करेंगे आप, जस्ट लेफ्ट उसको प्लॉट करिए, उसके जस्ट लेफ्ट साइड वाला इंटीजर हमारा आंसर होगा। वहीं पे अगर मैं ये कहता हूं कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक इंटीजर लिखा हुआ है, तो वो इंटीजर एज इट इज बाहर निकल आएगा। जैसे आप कहें इंटीजर पार्ट ऑफ -5, ये भी क्या होगा, -5 ही होगा। इंटीजर है अगर अंदर तो जस्ट बाहर निकाल दो। इसी तरीके से इंटीजर पार्ट ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। इंटीजर पार्ट ऑफ -3 क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। अब आप बताओ इंटीजर पार्ट ऑफ -3.2 क्या होगा। अब इसमें तो हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि -3.2 के इधर उधर वाले हमें लिखने चाहिए क्या, इंटीजर्स, कि -3.2 के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या इंटीजर्स होंगे। तो आप देखो -3.2 कहां पे लाई करेगा, -4 और -3 के बीच में लाई करेगा ना। -3.2 -4 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो बचा क्या हमारे पास, -3.2 से जस्ट लेफ्ट साइड में जाना है। जस्ट लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलने वाला है, -4। तो इसलिए इंटीजर पार्ट ऑफ -3.2 हमारा कितना निकल के आने वाला है, -4 निकल के आने वाला है। क्या कहा हमने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी, और अगर अंदर में कोई डेसिमल टर्म है तो पहले उसको प्लॉट करिए। डेसिमल, इर्रेशनल, कैसी भी टर्म है उसको प्लॉट करिए नंबर लाइन पे, उसके राइट और लेफ्ट वाले इंटीजर्स लिखिए, और फिर देखिए कि यहां से जब हम लेफ्ट साइड में जा रहे थे तो कौन सा इंटीजर हमें मिल रहा था, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या। इंटीजर पार्ट ऑफ आपसे कहूं मैं -e,
इनिशियली हमारी निगेटिव वगैरह वाले में बड़ी दिक्कत होती है, निगेटिव वाला हमारा बार बार रॉन्ग हो जाता है। तो आप इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप निगेटिव की बात करें, अभी तो स्टार्टिंग में आप पॉजिटिव के लिए भी ऐसा ही करिए कि पूरा आप प्लॉट करके ही देखिए, निगेटिव वाला तो आप हमेशा ही प्लॉट करके देखिए, ठीक है। जैसे माइनस ई है, इसकी बात करें तो माइनस ई अराउंड क्या होगा, -2.7। अब माइनस ई कहां पे लाई करेगा, -3 और -2 इनके बीच ही लाई करेगा ना। -2.7 जो है हमारा वो -3 और -2 इनके बीच ही लाई करेगा। तो इसका इंटीजर पार्ट क्या हुआ, माइनस ई से लेफ्ट साइड में जाइए, माइनस ई से लेफ्ट साइड में जाएंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो कितना है, -3 के बराबर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। साथ ही हम ये भी देख लेते हैं, ये आपको अगर ये बात समझ में आ गई है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो हमारा आधा ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है। कैसे, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है वो यहां तक हमने कवर कर लिया है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ खास है नहीं अभी फिलहाल के लिए समझने को, इतना ही कहा जा रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के अंदर कोई इंटीजर है तो बाहर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के अंदर अगर कोई इर्रेशनल, डेसिमल, इस तरीके की टर्म्स हैं तो आप क्या करिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद देखिए कि उस नंबर के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर लिखा हुआ था। बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान रख लेते हैं, थोड़ा सा कॉशन रखिए, बरतिएगा इनिशियल फेज में, खास करके थोड़ा मिस्टेक ना हो इसके लिए। और एक और चीज मैं अब साथ ही साथ ये भी, सेकेंड टर्म जो था इसका काउंटर पार्ट, वो है फ्रैक्शनल पार्ट। उसको भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं जाता कि ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेई के लेवल पे हम कभी भी नहीं मानते हैं कि वो फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। जब भी इस तरीके के ब्रैकेट्स लगाएगा, अगर उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को मेंशन करना होगा तो वहीं पे वो लिख भी देगा कि दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ठीक है बात। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का मीनिंग क्या है। तो एक्स था हमारा और इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स था, एक्स में से इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स को घटा दीजिए, वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, कुछ और नहीं। आपको एक्स तो पता ही है भाई, एक्स तो आपको पता ही है, तभी तो आप कुछ करने जा रहे हो। और इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स आपने इधर निकाल लिया है, तो एक्स में से आप इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स को घटा दीजिए, रिजल्ट जो भी आएगा दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ये बात। जैसे आप कहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 निकालना है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए, 5 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 5, ठीक है। कोई कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है, 5 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 5 आप लिख ही दीजिए। अब बताइए, इंटीजर पार्ट ऑफ 5 था, इंटीजर पार्ट ऑफ 5 क्या रिजल्ट देने वाला है हमें, 5 ही देने वाला है। तो इसका मतलब इसने बनाया 5 माइनस 5, तो आंसर क्या आया, 0, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए 3.2 की बात कर लेता हूं। 3.2 क्या होगा, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 3.2। इंटीजर पार्ट ऑफ 3.2 कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, 3.2 को हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किया, 3 और 4 के बीच में मुझे मिला कि 3.2 इधर ही आ गया। तो इसका मतलब इंटीजर पार्ट क्या आया, 3 आया। तो वैल्यू कितनी हुई, 3.2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0.2, ये हो गया। इसी तरीके से आप कहिए कि -3.2 के लिए क्या होगा, तो आप देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.2 है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, अब कोई 0.2 वगैरह मत बोल देना, दिक्कत हो जाएगी। हमेशा पूरा प्रोसेस करके करो, 0.2 गलत रिजल्ट देगा, है ना। इस तरीके से डायरेक्टली बोलना, पूरा प्रोसेस करो, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और जितना समय लगेगा उतना तुम्हारे पास बहुत समय है। इतना बिल्कुल समय की कमी नहीं है तुम्हारे पास कि जिसकी वजह से हम पॉजिटिव मार्क्स को निगेटिव में बदल दें, ठीक है। तो आप -3.2 के लिए जब लिखोगे तो क्या आएगा, x लिख दो आप एज इट इज, और माइनस कर दो आप इंटीजर पार्ट ऑफ -3.2, कोई दिक्कत। और -3.2 का तो आप इंटीजर पार्ट निकाल सकते हो, आपने निकाल भी रखा है। यहां पे कितना था, -4 था, तो आप देखो कितना आएगा, -3.2 और माइनस यहां से क्या आया, -4, तो रिजल्ट कितना हो गया, 0.8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस तरीके से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट रहा। फ्रैक्शनल पार्ट में आपको क्या करना है, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वाली बात समझे हैं तो आप और कुछ मत समझिए फ्रैक्शनल पार्ट को, सीधा आप ये लिखिए x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, x आप लिख दो, इंटीजर पार्ट ऑफ x लिख दो, और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है।
तो अब इससे कोरिलेट करके हम कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा कैसे डिसाइड करेंगे, नेक्स्ट अपन वो देखते हैं और उसका यूज क्या है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वाली जो बात हमने कर ली, इसके बाद अब हम आते हैं वापस से कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा वाले टॉपिक पे, और उसमें आपको किस चीज का यूज करना होगा वो भी आपको देखना है, ठीक है, कि किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का यहाँ पे कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। अगर हम कहें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n, कोई एक नंबर ले लिया हमने n, विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू बेस a, मान लीजिए ये कहा गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप log n निकालिए, बेस a लीजिए और उसका इंटीजर पार्ट फाइंड आउट कर लीजिए। क्या किया, log n निकालिए, बेस a लीजिए और उसका हमने इंटीजर पार्ट फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आपको इंटीजर पार्ट पता है तो फिर अब बाकी चीजें आप आसानी से कर सकते हो। जैसे हमसे अगर कहा गया कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि n मेरा 2008 है और बेस मेरा मान लीजिए बेस a जो है उसको बता दिया गया 2, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक निकालना था तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला जाएगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ log 2008 बेस 2, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो मुझे पता ही नहीं, 2008 पता नहीं क्या होता है बेस पे 2 पे, तो कैसे हम इसको देखेंगे। आप पावर्स के अकॉर्डिंग इसको फिर से सोचिए, जहां कुछ नहीं समझ में आया लॉग में, पावर्स के अकॉर्डिंग हमने सोचा क्या करेंगे। आप देखिए 2 रेज टू पावर आप 8 करते हो कितना होता है, 2 रेज टू पावर 7 128 हो गया, 8 256 हो गया, 2 रेज टू पावर 9 की बात करें तो 512, 2 रेज टू पावर 10 की बात करूं मैं, 2 रेज टू पावर 10 आपका क्या आता है 1024 और 2 रेज टू पावर 11 आपका क्या आता है 2048 आता है क्या, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 2 रेज टू पावर 10 पे 1024 आता था, 2 रेज टू पावर 11 पे 2048 आता था। तो इसका मतलब ऐसा x जिससे 2008 आया होगा वो कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा आपका 10 और 11 के बीच में। कोई दिक्कत इसमें, क्या कहा हमने 2 रेज टू पावर 10 इतना है, 2 रेज टू पावर 11 इतना है, हमें उससे मतलब था ना जिससे कि ये 2008 हो जाए। तो आप क्या कह सकते हो कि x की वैल्यू कहां लाई करेगी, x कहीं लाई करेगा 10 और 11 के बीच, इतना कह सकते हैं आप, 10 और 11 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, अगर मेरा x 10 और 11 के बीच का है, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग है मान लीजिए, ऐसा ही होगा ना 10 और 11 के बीच मतलब 10 पॉइंट समथिंग, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या लिखते हैं, क्या करेंगे, नंबर लाइन पे गए, हमने कहा कि भाई यहां पे 10 यहां पे 11 बीच में कुछ x हो सकता है हमारा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि यहां इस पोर्शन में आप कोई सा भी x ले लीजिए, मान लीजिए मैंने यहां पे x ले लिया, ठीक है, तो x का इंटीजर पार्ट आप क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे भाई, x खुद में तो इंटीजर है नहीं, तो आपको क्या करना है, पीछे की ओर जाना है, x से लेफ्ट साइड में जाना है और लेफ्ट साइड में जाकर के आपको क्या पता चलेगा, पहला नंबर क्या मिल रहा है आपको 10 मिल रहा है। तो इसका मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ log 2008 बेस 2 दैट वाज इक्वल टू 10, और इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो गया हमारा 10 के बराबर हो गया। तो ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। हम और भी एग्जांपल्स इसी तरीके से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लिया हमने, यहां पे हमने कहा कि n मान लीजिए आपका 33 है मान लीजिए, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, और a आपका मान लीजिए हमें दे दिया गया ऑन बेस मतलब कुछ 3 दे दिया गया, ठीक है। क्या होगा यहां पे, आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने जाओगे, log 33 बेस 3 और इसका इंटीजर पार्ट क्या आता है ना। तो आपको पता चलेगा कि भाई जब 3 क्यूब करते थे तो हमें मिलता था 27 और 3 रेज टू पावर 4 करते थे तो हमें मिलता था 81। तो आप बताइए कि 3 रेज टू पावर x इक्वल टू 33 वाला x कैसा होगा, x वही होगा ना 3 और 4 के बीच में। तो इसका मतलब x मेरा कैसा है 3 और 4 के बीच है। अगर x मेरा 3 और 4 के बीच है तो नंबर लाइन पे इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहां कहीं 3 यहां कहीं 4, बीच कहीं x एग्जिस्ट करता होगा। मान लीजिए यहां भी x था,
x से जस्ट पहले वाला इंटीजर, इमोशनल नहीं होना, 3.9 का भी इंटीजर पार्ट क्या आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आ जाएगा, है ना। वो वाली बात अब नहीं की जा रही कि 3.9 के क्लोज कौन सा है, वो बात नहीं की जा रही है। क्या करना था, 3.9 भी अगर होगा तो यहां मार्क किया और मार्क करके हम लेफ्ट साइड की ओर गए, मार्क करके लेफ्ट साइड की ओर गए, मार्क करके लेफ्ट जब जाएंगे तो पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, तो वही हमारा इंटीजर पार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कि इंटीजर पार्ट ऑफ x की बात करूं मैं यहां पे, तो वो कितना आएगा, 3 के बराबर। कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम और भी एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपने लिया, मान लीजिए n इज इक्वल टू कुछ अच्छा सा ले लें 243 और a इज इक्वल टू 5 मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां पे आप देखिए n इक्वल टू 243 एंड a इज इक्वल टू 3 लेते हैं ना। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इंटीजर पार्ट ऑफ log 243 बेस 3, यही करोगे ना। तो यहां पे क्या बना, ये तो सीधा आपको पता था कि भाई इसमें तो कुछ इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, ये आपको पता था ये 5 आने वाला है। तो 5 का इंटीजर पार्ट भी क्या होता है, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज ध्यान से देखी है तो आपको पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू डालते हैं तो वो एज इट इज बाहर निकल जाता है। तो 5 का आउटकम भी क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि n इज इक्वल टू आपका, मैं उठा लेता हूं, सपोज कुछ ले लिया हमने, डिवीजन में ले लेते हैं 1/135, है ना। और मैंने कहा a हमारा वही रहेगा, a मान लीजिए 2 ही रहने वाला है ना। तो कैसे आएगा, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, आप खुद से थोड़ी देर तक सोचो, खुद से पॉज करके खुद से समझने का ट्राई करो कि क्या रिजल्ट यहां पे आ सकता है। तो आपको क्या करना था, log 1/135 बेस 2 का इंटीजर पार्ट चाहिए था, यही हमारा कुल मिला के क्वेश्चन है। तो अब आप देखो कि 2 का कौन सा पावर यूज करें, हम 2 का कौन सा पावर यूज करें जो हम 135 के अप्रॉक्स पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 रेज़ टू पावर आप -7 अगर करोगे, देखो ठीक है, आपका टारगेट ये है ना, 2 रेज़ टू पावर 7 जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, इधर ही लिख लेता हूं मैं ऊपर में, 2 रेज़ टू पावर 7 जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, -7, 1/128। और 2 रेज़ टू पावर -8 जब आप करते हो तो क्या मिलता है, 1/256। ऐसा ही है ना, 2 रेज़ टू पावर -7 किया 1/128, 2 रेज़ टू पावर -8 किया 1/256, ऐसा है। तो 1/135 कहां मिला होगा भाई, -8 कर दिए ज्यादा छोटा हो गया, -7 कर दिए ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा x है वो कहां लाई किया होगा, x लाई किया होगा हमारा -7 और -8 के बीच में। इस बात में किसी को दिक्कत, x हमारा -7 और -8 के बीच में लाई किया होगा, ये बात श्योर है क्या। हमने क्या कहा कि 2 रेज़ टू पावर x हमारा 1/135 है, 2 रेज़ टू पावर -7 हम जब करते थे तो इससे बड़े हो जाते थे, 2 रेज़ टू पावर -8 जब करते थे तो इससे छोटे हो जाते थे। तो इसका मतलब जो हमारा x है वो कहां था, -7 और -8 के बीच में था। और इसीलिए इंटीजर पार्ट की वैल्यू कितनी होगी बता दीजिए जरा। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहां -8 लिखोगे, यहां -7 लिखोगे, मैंने भी यहां पे उल्टा लिख दिया है, ये देखिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो -8 यहां पे, -7 यहां पे। तो आप बताइए कि अगर x कहीं भी होगा इस बीच में तो इंटीजर पार्ट हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, मिलेगा क्या हमें, -8। और इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं कहूं तो कितना आ जाएगा आंसर, -8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना पार्ट, मैंटिसा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और मैंटिसा आपके लिए उतना यूजफुल भी नहीं है। ठीक है, मैंटिसा क्या होगा, मैंटिसा होगा वही फ्रैक्शनल पार्ट अपना। जैसे आपने कहा कि हमारे पास log n बेस a, अगर उसी में से मैं उसके इंटीजर पार्ट को घटा दूं, मतलब किसको घटा दूं, ये हमारा वो log था, है ना, log n बेस a, और मैं से हमने किसको घटा दिया, कैरेक्टरिस्टिक को घटा दिया। ठीक है, तो log में से जब हमने कैरेक्टरिस्टिक को घटा दिया तो क्या बचेगा, यहां पे आप कहेंगे इसी चीज को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log n बेस a, और उसी बात को मैं यहां बोल देता हूं मैंटिसा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक log तो हमें पता ही होगा ना किसका हम कर रहे हैं, n और a क्या है वो तो हमें पता ही होगा, मतलब ये चीज हमें पता है। इसका आउटकम हो सकता है हमें ना पता हो,
जैसे आपको कहा जाए, कई लोगों को log 2 की वैल्यू याद होगी, लेकिन आपसे कहूं मैं log 23 की क्या होती है, नहीं पता ना। तो अगर इस तरीके की चीज होगी तो वो 23 की वैल्यू दे रखा होगा, अगर उसे चाहिए होगा तो, ठीक है। अगर उसे नहीं चाहिए होगा तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैंटिसा मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए बस इतना ही इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप ये समझ पाइए कि मैंटिसा बेसिकली होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट वाली चीज को मैंटिसा कहते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम एक आध ले लेते हैं, आप मान लीजिए कि मैं बात करता हूं n मैंने लिया, इस बार मैं पूरी स्टेटमेंट लिखने की जगह n और a लिख देता हूं। स्टेटमेंट हमारी कुछ इस तरीके की होगी कि मैंटिसा ऑफ n है ना विद रिस्पेक्ट टू बेस a, ऐसा कुछ, ठीक है। हमने कैरेक्टरिस्टिक के लिए वैसी चीज लिखी थी, उसकी जगह मैं डायरेक्टली n और a लिख करके ही काम चला रहा हूं यहां। तो n की जगह पे मैंने बोल दिया, मान लीजिए कि n हमारा 5 ही है मान लो, ठीक है, और a हमने ले लिया 2, और हमसे कहा गया कि भाई इसका मैंटिसा बताओ। तो क्या करोगे तुम सबसे पहले ये लिखने जाओगे, बल्कि a को मैं 10 ही रखता हूं, है ना, n को 50 ले लो और a को ले लो 10, ठीक है। n को 50, a को 10, और इसका मैंटिसा मुझे बताना था, मतलब मुझे क्या करना था, मुझे ये निकालना था log 10 यहां पे, 50 यहां पे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, और इसको क्या लिख देता मैं, log 50 बेस 10 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ log 50 बेस 10। ये ठीक है क्या, यही करना था मुझे, यही मैंने ऊपर लिखा है, कोई डिफरेंस किसी को तो नहीं लग रहा है यहां पे। अब यहां पे देखिए आप इसको क्या करेंगे आप आगे, इसमें आपको तकलीफ नहीं है, आपको पता है कि 10 की पावर 1 करते थे तो हम 10 तक पहुंचते थे, और 10 की पावर 2 करते थे तो 100 निकल जाते थे। तो 50 कैसे आएगा, जब 10 की पावर में कुछ ऐसा हो जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है, मतलब ये क्वांटिटी कैसी है, 1 और 2 के बीच की है। इतनी बात ठीक है, ये क्वांटिटी हमारी कहां पे है, 1 और 2 के बीच में है। तो अगर ये 1 और 2 के बीच की क्वांटिटी है तो इंटीजर पार्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इंटीजर पार्ट प्रोवाइड करने वाला है 1। तो यहां पे हमने कर दिया -1, और इसमें क्या आएगा, इसको तो हमें लिखना पड़ेगा। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको लिखने जाएंगे कि भाई log 10 जो आपको याद है उसी के हिसाब से आप लिखोगे। मैंने मान लिया आपको 2 पता है, ठीक है, कि log 2 बेस 10 क्या होता है। वैसे अगर उसे रिक्वायरमेंट रहेगी तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई log 5 क्या होता है, log 2 क्या होता है, कुछ दिया जाएगा। तो हम तो अभी फिलहाल ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या दिया है, log 100 बेस 10 माइनस log 2 बेस log यहां पे आपका 10 है, 2 है और -1, यही चीज आपको कैलकुलेट करनी थी। आपका ये कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। log 2 बेस 10 कितना होता है, अगर कुछ लोगों को याद हो तो कोई बात नहीं, और नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। 2 माइनस 0.3010, ये log 2 होता है। आप मान के चलिए कभी भी मैथ्स में अगर रहेगा रिक्वायरमेंट तो ये वैल्यू दी जाएगी आपको। log 2 0.3010 के अराउंड होता है, और -1 और करना था हमें। तो यहां से वैल्यू कितनी आई, यहां से मिला हमें 1 माइनस 0.3010 विच इज इक्वल टू 0.6990, ठीक है। तो हमारा अगर कहें यहां पे कि कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए कितना था इसी चीज के लिए, तो कैरेक्टरिस्टिक था 1, मैंटिसा कितना था, तो दैट इज 0.6990, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा आगे भी यूज होता है, लेकिन मैंटिसा उतना यूज नहीं होगी फिलहाल के लेवल पे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का यूज कहां पे कर रहे हैं, और वो है अपना टॉपिक नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स। अब आपको यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करनी है। क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले कि अगर मान लीजिए मैंने बेस 10 का यूज किया है ना, बेस 10 का यूज किया स्पेसिफिकली, और log बेस 10 लिया। अब यहां पे हम कुछ लिखना चाहते हैं। हमने कहा कि चलो मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम फिलहाल, है ना। 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी इंटीजर आप लिखो, 1 से लेकर 9 तक का कोई भी इंटीजर आप लिखो, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना मिलेगा भाई। log 1 बेस 10 0 होगा, और log 10 बेस 10 कितना होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हर एक वैल्यू कहां आएगी अपनी, 0 और 1 के बीच आएगी। log 1 बेस 10 0, log 9 बेस 10 भी कैसा है, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज कहां आएंगी, 0 और 1 के बीच में आएंगी। ये बात ठीक है क्या। अगर ये वैल्यू 0 और 1 के बीच आएंगी तो इनका जो इंटीजर पार्ट जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0 होगा। किसी को डाउट है क्या,
log 1 0 होता है, log 10 जो होता है वो 1 होता है। तो अगर हम 1 से लेके 9 तक की बात करेंगे तो हर टर्म कहां रहेगी, 1 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो हमारा इंटीजर पार्ट कितना होगा, उससे 0 ही निकल करके आएगा। फिर आप देखिए आगे, अगर मान लीजिए मैं यहां पे log 10 यहां पे स्टार्ट किया मैंने 10 से 99 तक के टर्म्स, तो log 10 बेस 10 कितना होता है, 1 होता है। log 100 बेस 10 कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब 10 से 99 तक की अगर एंट्रीज करेंगे हम, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, 1 और 2 के बीच होगा, है ना। तो अगर ये 1 और 2 के बीच रिजल्ट देगा तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, 1 बनेगा। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़िए, फिर से ऐसे ही देखिए आप, log 10 के अंदर अगर हमने 100 से स्टार्ट किया और इस बार 999 तक चले गए, क्या आएगा, 2 आएगा ना। 1000 पहुंचते तो 3 आता। तो ये 2 और 3 के बीच की क्वांटिटीज लिखी हैं यहाँ पे, हमारा इंटीजर पार्ट कितना निकल के आने वाला है, 2 के बराबर। इसी तरीके से आप देखिए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, log 10 यहाँ पे आपने 1000 डाला, 1000 से लेकर के आप 4 टाइम्स 9 तक चले गए तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। ये सारी चीजें देख करके, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, इनसे मैं एक पैटर्न डिसाइड करना चाहता हूं। क्या पैटर्न मुझे दिख रहा है कि जब मेरे पास यहां सिंगल डिजिट का नंबर था, सिंगल डिजिट का नंबर था, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना आता था, 0। जब मेरे पास 2 डिजिट का नंबर था तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आता था, 1। 3 डिजिट का नंबर था, कैरेक्टरिस्टिक क्या आता था, 2। 4 डिजिट का नंबर था, कैरेक्टरिस्टिक क्या आता था, 3। इसका मतलब मैं यहां से जनरलाइज कर सकता हूं क्या, कि अगर मेरे पास n डिजिट का नंबर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, n-1। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, फॉर a number of n digits, ठीक है, फॉर a number of n digits its characteristic, ठीक है, its characteristic to base 10 will be n-1। और यही बात अपने काम की है। अब उल्टा इसका हमें यूज करना है। यहां पे तो हमने सीधा स्टेटमेंट लिख दिया कि अगर किसी नंबर में n डिजिट्स हो और उसका कैरेक्टरिस्टिक हम निकालें बेस 10 लेकर के, तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, n-1 मिलेगा। लेकिन हमें इसका उल्टा प्रोसेस यूज करना है। क्या, अगर हमें पता चल जाए कि किसी एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आ रहा था 2, तो हम बोल सकते हैं ना कि उसमें कितने डिजिट्स इन्वॉल्व थे, 3। किसी एक नंबर के बारे में मुझे पता चला कि किसी एक इंटीजर का कैरेक्टरिस्टिक क्या आता था, 3 आता था, तो मैं कह सकता हूं कि वो नंबर में कितने डिजिट्स थे, 4। तो उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि हमारे पास, मान लीजिए कि किसी एक नंबर को मैंने किसी एक नंबर का मैंने कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट किया और वो आया n, ठीक है, किसी एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट किया, वो आया n मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें कितने डिजिट्स रहे होंगे, कि उस नंबर में कितने डिजिट्स रहे होंगे, n+1। कह सकता हूं क्या, यहां 2 था तो यहां 3, यहां 3 था तो यहां 4 डिजिट है, यहां 1 था तो यहां 2 डिजिट है, यहां 0 था तो यहां 1 डिजिट है ना। तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, कि अगर हमारे पास, ठीक है, इफ फॉर एन इंटीजर कह लीजिए, फॉर एन इंटीजर कैरेक्टरिस्टिक with respect to base 10 comes out as n, ठीक है। If for an integer characteristic with respect to 10 comes out as n, it has n+1 digits, it has n+1 digits, ये कहा जा रहा है, ठीक है क्या। तो अगर ये बात ठीक है तो इससे हम क्या यूज करते हैं, अपन यूज कर लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। कैसे क्वेश्चंस, देखिए, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन, मान लिया मैंने 50⁻100, ठीक है, 50⁻100, इसको जब हम मान लीजिए लिखेंगे कैलकुलेट करके, तो वो कितने डिजिट का नंबर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम वही लॉग निकालने जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम का स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाता है तो मैं बता पाऊंगा कि इसमें कितने डिजिट्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, log 50⁻100 इसका कैरेक्टरिस्टिक,
किसके लिए? विद रिस्पेक्ट टू बेस 10। ये कैलकुलेट करना होगा। तो आप सबसे पहले इसका कैलकुलेट करिए क्या आएगा। तो आप देखेंगे यहां पे इंटीजर पार्ट के अंदर क्या आया, 100 log 10 और ये लिख दिया मैंने इसको 50, है ना। अब देखो क्या बनेगा, 100 यहां पे है ना, और log 10 50 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log 10 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो आगे 100 के साथ क्या आएगा, ये 1 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कितना, अभी निकाला था हमने 0.6990। तो ये हमारा है 0.6990। कैसे निकालेंगे, तो 5 को जगह लिख दो 10/2, है ना। वैसे उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। 5 को तुम इतना तो कर सकते हो ना कि अगर 10/2 लिख दोगे तो भी तुम रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, है ना। तो ये हमारे पास बना। अब फिर से इंटीजर पार्ट के अंदर क्या है, तो 1.6990 मतलब 169.90, ठीक है। और इसका मतलब इसका इंटीजर पार्ट क्या आने वाला है, 169। तो इस पूरे का हमने जब कैलकुलेशन किया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 169। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 169 है तो वापस इस स्टेटमेंट पे जाओ, कैरेक्टरिस्टिक आया मान लो 169, तो डिजिट्स कितने होंगे, 169 प्लस 1, यही कहा जा रहा है ना। हमारे पास n आता है अगर कैरेक्टरिस्टिक, तो कितने डिजिट्स हैं, n प्लस 1 डिजिट्स हैं। यहां पे 169 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे, टोटल डिजिट्स की बात करूं तो वो कितने आएंगे, 169 प्लस 1। आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या किया, कुछ नहीं, जो भी पूछा गया उसको log बेस 10 पे कैलकुलेट किया। अब मेरे ख्याल से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट में दिक्कत नहीं होगी, इंटीजर पार्ट आप पहचान पा रहे होंगे, ठीक है। यहां 169.90 था, हमने इसके लिए ऑफ कोर्स क्या किया होगा, नंबर लाइन पे गए होंगे और हमें दिखा होगा कि ये 169 और 170 के बीच में लाई करता है। और फिर हम क्या किए होंगे, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में गए होंगे। लेफ्ट साइड में जैसे ही जाएंगे हमें पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा, 169, इसीलिए 169 हमारा इंटीजर पार्ट या फिर कहें कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं 15⁻20 के अंदर, ठीक है। क्या करना होगा, तो वही चीज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने से। कैरेक्टरिस्टिक कहां निकालते हैं, टू द बेस 10। तो आप स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, log बेस 10 लिया 15⁻20, तो इसने क्या बनाया 20 log 15 बेस 10, और इसका मतलब क्या हुआ, 20 के साथ आ गया आपका log 5 और log 3 बेस 10, ठीक है। इसने क्या बनाया, अभी हम log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में कायदे से दिया जाएगा। तो log 5 बेस 10 क्या होता है, यूज कर चुके 0.6990, और log 3 क्या होता है 0.4771, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, तो 90 70 161 हो गया, और 49 69 और 47 116 और 1.1761, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखिए मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 2 और इधर आ जाएगा आपका 3522, और 20 था तो यहां पे लगा दिया हमने, है ना, 23.522। ये हमारे लॉग की वैल्यू आई। तो हमें तो क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका इंटीजर पार्ट। इसका इंटीजर पार्ट मतलब कितना हुआ, 23 हो गया। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक निकल करके आ गया 23। अगर कैरेक्टरिस्टिक 23 है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इससे एक ज्यादा होंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ी डिफरेंट बात भी कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें डेसिमल्स की रिकॉर्डिंग पूछा जाए, अभी तक आपने देखा होगा कि हमने हर बार ऐसे ही टर्म्स के बारे में बात की जो पॉजिटिव पॉजिटिव लिखे हुए हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। पावर भी हमने कैसे उठाई है, पॉजिटिव ही उठाई है ना। तो आप अगर देखिए, अगर मान लीजिए आप डेसिमल्स का यूज करना पड़े, आपको डेसिमल्स में फ्रैक्शंस वगैरह किस तरीके के हैं, है ना, डेसिमल्स में आपको यूज करना रहे इसी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को, तो कैसे यूज कर सकते हैं, किन टाइप के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का हम केस लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, उसकी लैंग्वेज फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज just after decimal, just after decimal for
3 रेज टू पावर और मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया गया -65। 3 रेज टू पावर -65 को जब हम लिखेंगे तो डेसिमल के बाद कितने जीरो जस्ट हमें लगाने पड़ेंगे, जस्ट बाद में। ऐसा नहीं कि 0.0000 4 बार लिख दिया फिर जीरो आया आपका अगला मान लीजिए 10वें प्लेस पे, तो उसको भी नहीं काउंट करके दे देगा। ये क्या करेगा, डेसिमल के जस्ट आगे कितने जीरोस हैं बस उनको काउंट करके दे देगा। कब तक के, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है ना, ऐसा कुछ लिखा है मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, हमें ये 4 जीरोस काउंट करके दे देगा डेसिमल के बाद के वो जीरोस जब तक कि हम पहली बार नॉन जीरो तक न पहुंच गए हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 4 इधर का भी देगा, 2 यहां का भी देगा, कहीं और जीरो होगा उसको भी काउंट कर देगा, नहीं। जस्ट डेसिमल के बाद हमने कितने जीरो लगाए हैं अपना पहला नॉन जीरो टर्म लिखने के पहले, वही केवल ये काउंट करके देगा। तो अब आप देखिए कैसे यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे कि पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। जैसे हमने इंटीजर्स के लिए अपना कंसेप्ट बना रखा है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमने डिसाइड किए, कैरेक्टरिस्टिक आया n, तो उससे हमने बताया कि n+1 जो है हमारा डिजिट्स था, उसको हमने प्रूव भी किया, पैटर्न देख करके उसको प्रूव भी किया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो अब मैं ऐसा सोचता हूं कि जैसे मान लीजिए फिर से वही log 10 और यहां पे मैंने डाल दिया कुछ भी, मान लीजिए पॉइंट, मतलब 1 से कुछ छोटा ही ले रहा हूं मैं, 1 से कुछ छोटा लिया और कहां से स्टार्ट किया मैंने, मान लीजिए आपका 0.1 से। ठीक है, 0.1 से 1 के बीच की चीजें अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, 0.1 से 1 के बीच की चीजें, तो ये क्या है, 0.1 तो कितना देगा, -1 देगा। 0.1 का मतलब क्या है, 1/10, 1/10 टू द बेस 10 कितना रिजल्ट देगा, -1। ये कितना देगा, 0, तो -1 से 0। तो इंटीजर पार्ट क्या मिलेगा हमें, इंटीजर पार्ट हमें मिलेगा -1। ठीक है क्या, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। फिर से मैं वही लिख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक, ये -1। आर्गुमेंट में मैंने क्या डाला था, 0.1 से 1 तक के एलिमेंट डाले थे और मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना निकल के आता था, -1। फिर अगर मान लीजिए कि मैं बेस 10 लेता हूं और यहां पे मैं इस बार एंट्री देता हूं 0.01 से लेकर के और 0.099 इसको, है ना, इन टर्म्स को मैं एंट्री देता हूं, या फिर आप कहिए कि 0.1 से छोटे टर्म्स को एंट्री देता हूं। ठीक है, अब ये सब मत सोचना कि ये 0.01 इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, मैं बोल रहा हूं जो उस पे ध्यान देना कि 0.01 हमारा इंक्लूडेड है, 0.1 हमारा एक्सक्लूडेड है। तो इसकी बात जब हम करेंगे तो देखो ये क्या लिखा है, 1/100 लिखा है। 1/100 अगर होगा तो log के साथ कितना रिजल्ट देगा, -2। अगर ये होता तो -1 देता, इसका मतलब बीच के टर्म्स में क्या आएगा, -2 से -1 के बीच आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा इस बार, -2। फिर आप देखो इसी तरीके से 0.001 से लेकर के अगर आप 0.01 तक के टर्म्स लेते हो तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा इसी तरह, -3। क्यों, क्योंकि ये देता -3, ये देता -2, बीच के एलिमेंट्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना रहेगा, -3 रहेगा। और इसी तरीके से आगे की सीक्वेंसिंग हमारी चलती जाएगी। तो हम यहां से क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यहां से भी हम कोई स्टेटमेंट लिख पाएंगे क्या, हाँ, हमें ये दिख रहा है कि जब यहां पे 1 था, ठीक है, यहां पे जब 1 था तो यहां डेसिमल के जस्ट बाद कितने जीरोस लगे थे, कोई भी जीरो नहीं था। यहां पे जब 2 था तो डेसिमल के आगे कितने जीरोस लगे थे, 0.01, 0.02, 0.03, कुछ भी होगा ना, सब में एक जीरो तो आएगा। जब यहां पे 3 है तो यहां पे कितने जीरोस लगे हैं, 2 जीरोस लगे हैं, है ना, 2 जीरोस, 0.001, 0.002, 0.003, 0.0035, कुछ भी लिखते हो, तो 2 जीरोस लगे हुए हैं। ठीक है, यही पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है, क्या, कि इफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर डेसिमल नंबर, इफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर डेसिमल नंबर इज -n, ठीक है, डेसिमल नंबर के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारा -n आता है, देन इट हैज, कितने जीरोस हैं, यहां 3 है तो कितने जीरोस आ रहे हैं, 2 जीरोस आ रहे हैं, यहां 2 है तो 1 जीरोस आ रहे हैं, यहां 1 है तो कोई भी जीरो नहीं आया है, तो अगर यहां n है तो कितने जीरोस आएंगे, n-1 जीरोस। ठीक है, n-1 जीरोस आएंगे। ध्यान दीजिएगा कभी भी आप पहले इसमें n निकालिएगा, -n पे नहीं जाना, माइनस की वजह से यहां गलती हो सकती है, तो पहले आप n देख लेना, n के बाद फिर क्या लिखना है आपको, n-1 जीरोस। तो इट हैज n-1 जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल। ठीक है क्या, ये चीज यहां पे स्टेट की जा रही है। अब एक और बात को हम यहां पे देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल के तौर पे उसे भी यूज कर लेते हैं। ठीक,
आप इसका अगर लॉग लेने जाएंगे, लॉग बेस 10 3 रेज टू पावर माइनस 65 इज माइनस 65 लॉग बेस 10 और यहां पे 3 कितना आएगा ये माइनस 65 इंटू 0.4771। थोड़ी कैलकुलेशन तो टफ कर ली मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते हैं अपन। एक काम और कर सकते हैं हम, माइनस 65 लेने की जगह मैं माइनस 60 पे ही सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा फायदा उठा लेता हूं मैं। आप 65 पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा, आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 6 और 2 6 ऐसा कुछ आएगा, और मेरे पास एक नेगेटिव का साइन और यहां पे डेसिमल, ठीक है। तो माइनस 28.626 ये मेरा लॉग का आउटकम आ रहा है। तो अगर ये आउटकम है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बताइए आप जरा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां दिखेगा माइनस 29, यहां दिखेगा माइनस 28, और ये हमारा बीच का कहीं पॉइंट होगा माइनस 28.626, बीच में कहीं लाई करेगा। तो हम यहां से लेफ्ट साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे तो पहली चीज क्या मिलेगी आपको, माइनस 29 मिलेगी, और यही आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक माइनस 29 हुआ, आपको निकालना क्या था, नंबर ऑफ जीरोस। तो अब आप कंपेयर कीजिए, n क्या हुआ आपका, n आपका यहां से आया कि n की वैल्यू आपकी कितनी है, 29 है। अगर n 29 है तो कितने डेसिमल्स आएंगे, n माइनस 1 के बराबर। सो 28 डेसिमल, सॉरी 28 जीरोस, ठीक है, 28 जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाला, माइनस 29 आया। आपको क्या करना है, पहले माइनस हटा करके n बताना है, n कितना हुआ, 29। नेक्स्ट आप बोलिए कि अब जीरोस कितने आएंगे, 28 आएंगे। ऐसा नहीं करना कि आप माइनस 29 देखें और एक इसी में से सब्ट्रैक्ट करके आप बोल दें 30, ये सब नहीं करना है। इसीलिए कहा जा रहा है यहां पे माइनस जो आएगा, पहले माइनस को हटाइए, n आइडेंटिफाई कीजिए, n आइडेंटिफाई करने के बाद आप आंसर आसानी से सही सही लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। थैंक यू ऑल।